अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने ये पॉजिटिव रेज़ की बात की थी और पॉजिटिव रेज़ में हमने डिस्कस किया था कि एनोड से मतलब आप ये कह लें कि कैथोड पे परफोरेशंस होती हैं और जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे गेट आयोनाइज्ड एंड आयनाइजेशन की वजह से दे मूव टूवर्ड्स द कैथोड। कैथोड में परफोरेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये उसको, यानी इसका मतलब ये है कि ये फिनोमेना जो है वो पहले भी हो रहा होगा, बट ओनली गोल्डस्टीन वाज एबल टू रिकग्नाइज इट बिकॉज इसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारी बात हमने लास्ट टाइम कर ली थी और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि चार्ज टू मास रेशो जो है पॉजिटिव रेज का, या जिसको आप कैनाल रेज भी कहते हैं, पॉजिटिव रेज आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज के मुकाबले में कम होगा। एंड दी स्मॉलेस्ट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रे वुड बी व्हेन वी हैव हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रे वुड बी व्हेन वी हैव हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हाइड्रोजन गैस का, जी सर स्मॉलेस्ट होगा या ग्रेटेस्ट होगा? बिकॉज सॉरी मास ग्रेटेस्ट, इज सॉरी ग्रेटेस्ट, दी आप कह लेंगे वो जो सबसे ज़्यादा जो आपके पास चार्ज टू मास वैल्यू आएगी पॉजिटिव रे के लिए, दैट इज़ व्हेन वी हैव हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। ठीक है जी, तो ई अपॉन एम वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जो आपकी ई अपॉन एम वैल्यू है दैट वुड बी हाईएस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस, हाईएस्ट व्हेन वी हैव हाइड्रोजन गैस इन द ट्यूब एज ड्यू टू इट्स मास, क्योंकि इसका मास सबसे कम है तो इसकी ई अपॉन एम वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा आएगी। तो चलें, ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, नाउ न्यूट्रॉन्स दे वर डिस्कवर्ड इन 1932 बाय सर जेम्स चैडविक। ठीक है, अब इसमें देखें थोड़ी सी एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी शायद, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये डिस्कवर हो रहे हैं अराउंड इन 1886, इन 1897, और न्यूट्रॉन जो हैं ये डिस्कवर हो रहे हैं इन 1932। तो ये एक बड़ा, आप कह लें कि काफ़ी बड़ा गैप है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये तकरीबन थोड़े ही अरसे में डिस्कवर हुए, देन न्यूट्रॉन्स जो हैं इनकी डिस्कवरी में काफ़ी टाइम लगा। 1932 में जेम्स चैडविक जो है इसने न्यूट्रॉन्स जो है थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर किया। ऑल्दो रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि देयर विल बी सम न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का आइडिया तो सबको था, एटॉमिक मास क्योंकि पहले ही एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया जा चुका था, तो सबको ये आइडिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, अब क्योंकि मतलब न्यूट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। इलेक्ट्रॉन का मास ये ऑलरेडी सबको मालूम था कि ये बहुत कम है प्रोटॉन के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ अराउंड 1800 सम 40 टाइम्स। ठीक है, प्रोटॉन इज़ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये चीज़ सबको क्लियर थी कि एटम के मास को ये दोनों आप कह लें कि मतलब अगर हम एटम के मास की बात करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं ये एटम के मास को जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि एटॉमिक मास ऑलरेडी नोन था। सपोज हम कह रहे हैं कि जी कार्बन है, जी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है बेटा। जी किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है या सिर्फ एक स्टूडेंट का इशू है? सर क्लियर आ रही है मुझे। क्लियर आ रही है सर बाकी? सही आ रही है, सही आ रही है। सही आ रही है, सबको सही आ रही है। अच्छा, डैनी और दीपक बेटा देखो शायद आपकी तरफ कोई कोई हो इशू, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स को तो क्लियर है आवाज़। और किसके अलावा किसी के पास इशू आ रहा है अगर वॉइस का तो बेटा बताएं।
जी चलें बाकी। हाँ भाई डैनी, अब तुम्हारा इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं? अभी तक आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा जी, बाकी सबको तो क्लियर है, वो मेरे ख्याल में दोबारा कनेक्ट होगा। बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनकी डिस्कवरी के बाद एटॉमिक मास की भी बात हो चुकी थी। तो ये चीज़ तो सबको क्लियर थी कि एटम का जो मास है, एटॉमिक मास जो है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जस्टिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और पार्टिकल भी है, कोई और पार्टिकल भी है जो एटम में मौजूद है बट एट दैट टाइम डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, बट ये चीज़ भी क्लियर थी, रदरफोर्ड ने ये चीज़ क्लियर की कि वो जो थर्ड पार्टिकल होगा जिसका मास जो है वो एटम के मास को जस्टिफाई करेगा, दैट वुड बी न्यूट्रल, क्योंकि एटम इट्सेल्फ इज़ न्यूट्रल और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, दोनों का चार्ज मालूम है, तो जो चार्ज है या आप कह लें कि जो न्यूट्रलिटी है एटम की, वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। तो दैट मीन्स दैट थर्ड पार्टिकल वुड बी न्यूट्रल बट इट्स मास वुड बी समवेयर अराउंड लाइक एज ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास है तकरीबन उतना ही मास उस थर्ड पार्टिकल का भी होगा। और ये चीज़ ऑलरेडी रदरफोर्ड जो है वो अपनी थ्योरी के अंदर बात कर चुका था इन 1920। एंड देन आफ्टर 12 years in 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल। ठीक है जी, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल। ही डायरेक्टेड अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसने बेसिकली क्या किया कि इसने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये स्ट्राइक किए। अल्फा पार्टिकल्स आई थिंक सबको आइडिया होगा व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन हैं, अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर होगा। ठीक है, तो ही डायरेक्टेड अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिलहाल अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स दे आर बेसिकली हीलियम, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है जी, तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या हैं? दीज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई फ्रॉम पोलोनियम सोर्स। ठीक है, तो इसने बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए, किस में से? पोलोनियम सोर्स में से पोलोनियम मेटल लिया इसने और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट कराए एट अ बेरिलियम टारगेट। ठीक है जी, तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये पोलोनियम सोर्स से आ रहे हैं। लेट्स से दीज आर अल्फा पार्टिकल्स एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स आर हिटिंग दिस बेरिलियम टारगेट। ये बेरिलियम टारगेट जो है इसको आके हिट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे इसने ये चार्ज डिटेक्टर जो है वो लगा रखा है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स ने आके हिट किया बेरिलियम टारगेट को, तो देयर विल बी नो इंडिकेशन ऑफ चार्ज ऑन चार्ज डिटेक्टर। ठीक है, अप टू नाउ उसको ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि कोई पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, इसे कैसे पता लगा? क्योंकि मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन का कोई चार्ज तो था नहीं। चार्ज डिटेक्टर, अगर न्यूट्रॉन इमिट भी हो रहे हैं तो उनको आप कह लें कि ये फाइंड करना कि न्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ड्यू टू देयर ज़ीरो चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज है नहीं। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अपने पाथ से और ना ही ये चार्ज डिटेक्टर पे कोई इंडिकेशन देंगे। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई न्यूट्रॉन्स। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि न्यूट्रॉन इतना लेट डिस्कवर क्यों हुआ, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो ये कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो पाते थे। ठीक है जी, तो अब इसने कैसे डिटेक्ट किया वो अभी हम बात करते हैं, बट फिलहाल दिस वाज बेसिक अरेंजमेंट ऑफ जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जेम्स चैडविक ने सिंपली ये बेरिलियम सोर्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए और उसके बाद ये चार्ज डिटेक्टर पे कोई इसको डिटेक्शन शो नहीं हुई। ठीक है, तो सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी। अब इसको मतलब इसे कैसे पता लगा कि रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो अभी हम बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स इन द न्यूक्लिया ऑफ बेरिलियम गेट रीअरेंज्ड। जी बेटा शायान। सर जब उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो जब जीरो चार्ज डिटेक्ट हो रहा था तो मतलब ये भी तो पॉसिबल था कि कुछ इमिट ही नहीं हो रहा, मतलब उसने ये कैसे गैस किया? हाँ, वो अभी मैं आगे बात कर रहा हूँ ना, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी बात कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है ना, अभी तक तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि उसको कुछ क्लियर नहीं था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब खाली ये अरेंजमेंट जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए काफ़ी नहीं है, यहाँ से आप न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं कर सकते।
ठीक है, और जस्ट थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए बात की है, प्रॉपर बात अभी कंप्लीट बात करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली आप यहाँ पे ये देखें कि मतलब रिएक्शन हो क्या रहा था कि इसने बेरिलियम क्या है, Be49, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, इसने इस पर टारगेट किया क्या, हीलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो हीलियम पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक किए गए किस पे, बेरिलियम पे। और यहाँ पे जब हीलियम पार्टिकल्स ने यानी आप अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं इनको, यानी दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये अल्फा पार्टिकल्स जब आके हिट करते हैं बेरिलियम को, तो क्या होता है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है, और इस रीअरेंजमेंट्स के नतीजे में वी गेट कार्बन 6, 12 एंड अ न्यूट्रॉन वाज एमिटेड, ठीक है। एट दैट टाइम दिस वाज अननोन कि न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, बट केमिकल रिएक्शन ये हो रहा था, ठीक है, दिस वाज द केमिकल रिएक्शन दैट वाज हैपनिंग, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम गेट रीअरेंज्ड। तो ये रिएक्शन जहन में रखें कि जब अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम को आके हिट करते हैं तो इस तरह की एटॉमिक रीअरेंजमेंट जो है वो होती है, ठीक है। हीलियम पार्टिकल्स स्ट्राइक बेरिलियम, हीलियम पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स वी कैन से, ठीक है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई टारगेट बेरिलियम एंड ड्यू टू विच एटॉमिक रीअरेंजमेंट्स टेक प्लेस एंड वी गेट अ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसने कैसे ऑब्जर्व किया न्यूट्रॉन को, इसकी हम बात कर लेते हैं कि व्हाट ही डिड। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रॉन की, जिसमें ये आप सिंपल देखें कि दे कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेल्यूलोस, ठीक है। यानी बेसिकली जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ये डायग्राम चले हम देखते हैं, जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अल्फ़ा रेज को स्ट्राइक किया बेरिलियम पे, तो डिटेक्टर पे कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। बट ड्यू टू क्यूरियोसिटी इसने सिंपली क्या किया कि इसने बेरिलियम टारगेट और डिटेक्टर के दरमियान एक पैराफिन वैक्स जो है वो, पैराफिन वैक्स की लेयर जो है वो लगा दी, ठीक है। नाउ पैराफिन इज़ अ हाईली रिच प्रोटॉनिक सोर्स। आप कह सकते हैं कि पैराफिन जो है इसके ऊपर हाइट, यानी पैराफिन को हम इसकी डिटेल में जाए बगैर हम सिंपली बात कर लेते हैं कि इट इज़ अ हाईली रिच प्रोटॉनिक सोर्स, ठीक है जी। यानी आप ये कह लें कि पैराफिन की सरफेस के ऊपर जो है ये प्रोटॉन, जैसे पैराफिन बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सरफेस के ऊपर क्या मौजूद हो सकते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को आप सिंपली क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आप उसको प्रोटॉन कह सकते हैं। मतलब पैराफिन में से प्रोटॉन्स इमिट कराना बहुत आसान है, सिंपली मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर। जस्ट आपने सिंपल ये समझना है कि इसने किस तरह से न्यूट्रॉन्स को आप कह लें कि आइडेंटिफाई किया। तो व्हेन देयर वाज नो पैराफिन वैक्स लेयर बिटवीन, पैराफिन और वैक्स लेयर बिटवीन डिटेक्टर एंड बेरिलियम, तो डिटेक्टर पे कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा था। बट जब इसने बेरिलियम सोर्स और डिटेक्टर के दरमियान एक पैराफिन लेयर जो है वो रखी, तो अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ से इमिट हो रहे थे जो उस टाइम पे उसको नहीं मालूम थे, इन्होंने जब जाके पैराफिन वैक्स को जाके हिट किया, ठीक है। नाउ दीज पार्टिकल्स हमें मालूम है ये पार्टिकल्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रॉन्स आके हिट करते पैराफिन वैक्स को, और क्योंकि ये इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, एंड टुडे वी नो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन सेम है। तो जब ये न्यूट्रॉन आके हिट करते पैराफिन वैक्स को, तो दे वर एबल और दे बिकेम एबल टू इजेक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वैक्स, ठीक है। इन्होंने पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन जो है वो एमिट किया। प्रोटॉन यानी जब न्यूट्रॉन आके टकराया पैराफिन वैक्स से, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो गया, एंड दैट प्रोटॉन मूव टूवर्ड्स डिटेक्टर, और उसने जाके डिटेक्टर को हिट किया और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक कोई पैराफिन वैक्स नहीं थी कोई चार्ज डिटेक्ट नहीं हो रहा था, बट जैसे ही पैराफिन की लेयर रखी गई तो एकदम से पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिटेक्ट होने लगा। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन चैडविक रियलाइज़ कि जी बेसिकली यहाँ से कुछ प्रोटॉन्स इमिट हुए हैं, बट ये प्रोटॉन्स क्यों इमिट हुए हैं, क्योंकि इस बेरिलियम से कोई ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं जिनको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, बट दोज पार्टिकल्स हैव अ मास सिमिलर टू प्रोटॉन एंड दे हैव नो चार्ज, दैट्स वाई ये डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो जब ये पार्टिकल आके हिट करते हैं पैराफिन को, तो ये पैराफिन में से एक प्रोटॉन इमिट कराते हैं जो कि आगे जाके डिटेक्टर पे हिट कर रहा है, एंड दिस इज़ हाउ ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई न्यूट्रॉन्स।
मतलब ये हमने इसको कुछ ओवर सिंप्लीफाई करके बात की है, लेकिन सिर्फ बात को समझने के लिए, ठीक है। डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट सिर्फ आपको ये समझना है कि किस तरीके से जो है वो न्यूट्रॉन्स आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। जब तक बेरिलियम सोर्स और डिटेक्टर के दरमियान कोई दूसरी आप कह लें कि सब्सटेंस नहीं था तो कुछ डिटेक्शन नहीं थी, बट जैसे ही पैराफिन, अब ये इसकी कुछ क्यूरियोसिटी हो सकती है कि क्यों इसने पैराफिन रखा, ठीक है। इसके जहन में थी रदरफोर्ड की बात कि जी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के एटम के अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा, तो इसी सोच को इसने रखते हुए सामने पैराफिन रखा होगा क्योंकि इसे मालूम था कि इस यहाँ से प्रोटॉन इमिट हो सकते हैं। तो इसने सोचा होगा कि अगर यहाँ से कुछ पार्टिकल इमिट होता है और वो आके हिट करता है तो प्रोटॉन इमिट होंगे, और ऐसा ही हुआ। एंड दिस इज हाउ न्यूट्रॉन्स गेट डिस्कवर्ड। जी बेटा, बात समझ में आई है? ये क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है जी, ऑल राइट। तो अब ये बाकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, यानी अगर आपका कोई फ्री न्यूट्रॉन है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एटम, after some time it decays into a proton and with the emission of electron and a neutrino. What is neutrino? It is a particle of mass just equal to that or electron to that of electron but have no charge. यानी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का आप कह सकते हैं मास तकरीबन बराबर है बट इसका कोई चार्ज नहीं है। दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेज। न्यूट्रॉन्स जो हैं ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेज। और आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे ये आयोनाइज करते हैं, यानी इनकी आयोनाइजेशन की एबिलिटी इतनी कम है कि हम कह सकते हैं कि ये आयोनाइज नहीं करते। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है। दे कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू नॉट वेरी थिक सरफेस, बट तकरीबन जो है ये पेपर को या एल्यूमिनियम फॉइल को पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये थियोरेटिकल पॉइंट है, फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप जस्ट अभी फ़िलहाल इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। ये आगे जाके जब मैं रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करूँगा डिटेल में, आज तो नहीं, बट क्योंकि आप तो खैर जो सिन बोर्ड की जो आप कहने के सिलेबस है उसमें रेडियो एक्टिविटी एज सच केमिस्ट्री में है भी नहीं, फिजिक्स में है, बट कुछ मैं इसका रेडियो एक्टिविटी की बात करूंगा ड्यू टू क्योंकि सेट 2 में जो है वो रेडियो एक्टिविटी इंक्लूडेड है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जस्ट आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद एनर्जी, हो सकता है आपने ये फिजिक्स में पढ़ा हो, व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल्स विद एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी न्यूट्रॉन्स जो हैं इनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या है? विच ट्रेवल विद एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो ये एनर्जी का एक स्मॉलर यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो न्यूट्रॉन्स जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रेवल करेंगे वो कहलाएंगे फास्ट न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट जस्ट आपने ध्यान में रखना है। एंड व्हेन दे हैव एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी देन वी कॉल देम स्लो न्यूट्रॉन्स, तो ये कहलाएंगे स्लो न्यूट्रॉन्स। तो बस जस्ट ये ध्यान में रखें कि फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या हैं एंड स्लो न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ठीक है। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स विच ट्रेवल विद एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्लो विच ट्रेवल्स विद एन एनर्जी लोअर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज न्यू चार्ज तो है नहीं तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये तो बात कर ली कि ये they knock out high speed proton from paraffin, water. Slow neutrons are more effective than the fast one for the fission purposes. Nuclear reaction में, nuclear reactors में जो आप कह लें कि न्यूट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। When neutrons are used as projectile, they can carry out the nuclear reactions, और ये आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल यहाँ दे दी है कि न्यूट्रॉन्स जब हिट करेंगे नाइट्रोजन को तो दे इमिट एन अल्फा पार्टिकल, और नाइट्रोजन जो है ये बोरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट दी कॉपर मेटल्स, बीटा रेडिएशंस आर इमिटेड, ठीक है जी। ये स्लो न्यूट्रॉन है, व्हेन इट हिट्स अ कॉपर मेटल तो इसमें से बीटा रेडिएशंस जो हैं ये इमिट होंगी। फिलहाल मैं इन रिएक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा, इनको डिटेल में जब मैं मतलब प्रॉपर तरीके से जब हम रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे तो देन फिर हम ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जस्ट आप ये रिएक्शंस नोट कर लें, इसके अलावा भी मैं ज़्यादा डिटेल में इनके नहीं जाऊँगा कि ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास इज़ ऑलमोस्ट सेम एज ऑफ प्रोटॉन,
ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन एक जैसा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या ग्राम्स में ले रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। जी ये प्रॉपर्टीज़ हो गई न्यूट्रॉन की। इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये बात? सर नहीं, एक कंफ्यूजन थी सर जी। न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट चीज है ना? जी जी, दोनों डिफरेंट चीज़ें। न्यूट्रिनो, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ, न्यूट्रिनो जो है ये बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल ही है, ठीक है। आपके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट उसके अलावा तकरीबन 100 के करीब जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एंड वन ऑफ दो सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ न्यूट्रिनो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो ये मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी कर दिया कि इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ मास जस्ट इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैव नो चार्ज। यानी न्यूट्रिनो जो है, आप इसको सब एटॉमिक पार्टिकल लिख लें, इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बट चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो इज एन इलेक्ट्रॉन विद नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जी क्लियर है बेटा? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो ठीक है जी, तो ये हमने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो डिस्कस कर ली तीनों। अब उसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ा सा आप ये टेबल जो है आप देख लें एक दफ़ा, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, ऑल्दो ये हमने सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिंबल, चार्जेस ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन 0 चार्ज है। रिलेटिव चार्ज माइनस, अच्छा रिलेटिव चार्ज, हाउ वी फाइंड रिलेटिव चार्ज? जब हम बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की या रिलेटिव मास की, तो रिलेटिव चार्ज आप किसे कहते हैं? चले पहले तो ये बता दें, एक एक्चुअल चार्ज है, एक रिलेटिव चार्ज है, या आप कह लेंगे एक एब्सोल्यूट चार्ज है और एक रिलेटिव चार्ज है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज? सर रेलेवेंट तो शायद वो एक स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए जो कैलकुलेट किया जाए, और एक्चुअल वैल्यू तो जो एक्चुअल चार्ज आया है। अच्छा बेटा एक मिनट ज़रा आप लोग होल्ड कीजिएगा, एक कब स्टार्ट होंगी सर? सर केमिस्ट्री की सर ऑनलाइन क्लासेस ए लेवल्स की सर कब स्टार्ट होंगी सर? मुझे ज्वाइन करनी है। जी बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास और रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज एंड एब्सोल्यूट चार्ज? या आप कह लें कि चार्ज और रिलेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस है? तो जब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव चार्ज की, तो रिलेटिव चार्ज सिंपली मीन्स कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे, एक्चुअल चार्ज को कंपेयर करेंगे विद अनदर चार्ज, ठीक है। आपने कोई फंडामेंटल चार्ज डिसाइड कर लिया और उसके साथ जब आप अपने चार्ज को कंपेयर करेंगे, यानी बेसिकली रिलेटिव मास या रिलेटिव चार्ज सिंपली मीन्स कि इट इज़ अ रेशो, ये रेशो है, ठीक है। तो अब जब रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। इन तीनों में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो सकते हैं, बट प्रोटॉन जो है ये चेंज नहीं होते। प्रोटॉन चेंज होगा तो एटम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज के साथ कंपेयर जब करेंगे तो दैट वुड बी रिलेटिव चार्ज, एंड दैट्स वाई रिलेटिव चार्ज हैज़ नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये कंपैरिजन है दोनों चार्जेस का। तो चार्ज कैंसिल हो गया, कूलम कूलम कैंसिल हो गया, एंड द रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1, न्यूट्रॉन 0।
देन फिर उसके बाद ये एक्चुअल मासेस हैं इनके, ये भी हम पहले लिख चुके हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻। तो आप ये देख लें कि अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को देखें तो आपको डिफरेंस जो है वो थोड़ा नज़र आएगा। ठीक है जी, बहुत थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। नाउ दिस इज़ दी रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, और फिर उसको अप्रॉक्सीमेट करके आपने 0, 1, 1 जो है वो कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी बात फंडामेंटल पार्टिकल्स की। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी को, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर रेडियो एक्टिव आप कह लें कि कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का, किस तरह से रिएक्शंस होते हैं और फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, वो तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? इट इज़ द डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ अनस्टेबल एटम्स accompanied by emission of radiation is called radioactivity। ठीक है, यानी जब कोई अनस्टेबल एटम जो है वो ब्रेक होता है, टूटता है, डिके होता है और उसमें से रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे हैं जिनमें से रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, उनका न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो रहा होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टार्ट वाले लेक्चर्स में मैं ये चीज़ वहाँ पे साइंटिस्ट का नाम जो है वो गलत ले गया था। यहाँ पे आप नोट कर लें, हेनरी बैक्यूरेल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु नोटिस दिस फिनोमेना विद मिनरल पिच ब्लेंड। ठीक है जी, पहली दफ़ा रेडियो एक्टिविटी का आप कह लें कि जो कॉन्सेप्ट सामने लाया, दैट वॉज हेनरी बैक्यूरेल एंड ही वॉज स्टडीइंग पिच ब्लेंड। और इसने ये नोट किया कि जी पिच ब्लेंड को आप किसी भी सरफेस में लपेट के रखें, उसको रैप करके रखें, और उसने थोड़ा उससे दूर जो है वो फोटोग्राफिक फ़िल्म रख दी। ठीक है, बट एवरी टाइम ही नोटिस कि जी कितना भी कवर कर लिया जाए, फोटोग्राफिक फ़िल्म पे जो है वो कुछ रेडिएशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, कुछ पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। और ये पैटर्न सिर्फ तब अपीयर नहीं होता जब वो उसको कम्प्लीटली कवर करता है विद अ थिक लेड वॉल। ठीक है, तो देन फिर किसी किस्म की कोई आप कह लें कोई पैटर्न जो है वो अपीयर नहीं होता। ठीक, तो ये पहली दफ़ा जो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, दैट वाज हेनरी बैक्यूरेल। द एविडेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी शोज दैट एटम इज़ नॉट एन इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, हम बेसिकली क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसने भी डाल्टन थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया, क्योंकि अगर कोई एटम ब्रेक हो रहा है, उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो यहाँ से ये चीज़ सामने आई कि एटम जो है ये इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। रदरफोर्ड इन 1902 पास्ड दीज रेडिएशंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। ठीक है, रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया कि इसने कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया जिसको लेड से कवर किया। ठीक है, दिस इज़ लेड वॉल, और इसको एक तरफ से जो है वो ओपन रखा गया ताकि यहाँ से रेडिएशन एमिट हों, और चार्ज प्लेट्स जो हैं वो अप्लाई कर दी। ठीक है, तो जब चार्ज प्लेट्स अप्लाई की गई तो इनिशियली द रेज वर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, बट जैसे ही ये चार्ज प्लेट्स में से गुजरी तो ये डिवाइड हो गई, एंड दोज विच मूव टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, दोज वर नेम्ड अल्फा रेज। ये सब आपको मालूम होगा। ठीक है, ये स्क्रीन है कोटेड विद जिंक सल्फाइड। दोज विच डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव were named beta rays and those which goes straight through were named gamma rays। ठीक है, तो ये तीन रेडिएशंस जो हैं ये यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं तीन टाइप्स में, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, द मेजर प्रॉपर्टीज़ इन विच दीज रेडिएशंस डिफर आर वेलोसिटी। ठीक है, इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस है, देयर पेनिट्रेटिंग पावर एंड द आयनाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अल्फा रेज की। ठीक है, तो व्हाट आर अल्फा रेज? अगर हम इनकी नेचर की बात करते हैं, अल्फा रेज क्या है? दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। आप सिंपली कह सकते हैं कि दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियस क्या है? हीलियम न्यूक्लियस में
दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे आर सिंपली फास्ट इलेक्ट्रॉन्स। एंड गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक, तो ये तो खैर इनकी नेचर की बात हो गई। स्पीड की अगर बात की जाए अल्फा रेज की, तो दे आर 1/10, द स्पीड ऑफ अल्फा रेज इज 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ अल्फा रेज, 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बीटा रेज दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड गामा रेज दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इनकी स्पीड में डिफरेंस आ गया। पेनिट्रेटिंग पावर, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा रेज इज लो, क्योंकि हैवी पार्टिकल है तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होगी। ठीक है, तो दे कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर और अ 0.01 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट। तो आप ये इनकी थिकनेस के हिसाब से देख सकते हैं कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये कम है। ठीक है, आप इसको पेपर पे भी रोक सकते हैं या फिर 0.01 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट। और स्मॉल, यानी अगर हम जस्ट ये बात करें कि एयर में ये कितना ट्रैवल करती हैं, तो एयर में ये जस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर पाएंगी, उसके बाद ये ट्रैवल नहीं करेंगे, इनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा रेज इज़ मॉडरेट, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड इन एयर इट्स रेंज इज़ 1.2 मीटर्स। ठीक है, यानी अल्फा रेज के मुकाबले में इनकी रेंज ज़्यादा है। और गैमा रेज दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, they can only be stopped by a several centimeter thick lead और concrete layer। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको दूँ कि आप ये देख सकते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। तो अल्फा रेज दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, +2 चार्ज है, दे कैन बी स्टॉप्ड ईजिली बाय पेपर। ठीक है, तो पेपर को भी ये पेनिट्रेट नहीं कर पाए। बीटा रेज दे कैन ओनली बी स्टॉप बाय 1 cm थिक एल्यूमिनियम फॉइल। इन गामा रेज दे कैन पास थ्रू 5 cm थिक लेड। तो मतलब 5 cm से ज़्यादा जो है वो थिकनेस होगी तो आप गैमा रेज को रोक सकते हैं, अदरवाइज ये उसको पेनिट्रेट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि गामा रेज रेडिएशंस हैं तो दे कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू। आयनाइजेशन, इंटेंस आयनाइजेशन, अल्फा रेज दे कैन ईजिली आयोनाइज, क्योंकि अल्फा रेज के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो ये और मास भी है, तो दे कैन ईजिली आयोनाइज द गैसेस। आयनाइजेशन ऑफ बीटा रेज इज़ 1/100th ऑफ दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में बीटा रेज की जो आयनाइजेशन है वो 100 गुना कम है। ठीक है, 100 गुना कम है। एंड गामा रेज आर वेरी वीक आयोनाइजर्स। ठीक है, ये बहुत, आप कह लें कि रेयरली किसी गैस को आयोनाइज कर पाएंगी, बहुत मुश्किल है कि दे कैन आयोनाइज अ गैस। अदरवाइज हम नॉर्मली जब आयनाइजेशन की बात करते हैं तो हम अल्फ़ा या बीटा रेज को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है ये बात? ये जस्ट हमने रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है विद रिगार्ड्स टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं रेडियो एक्टिविटी की डिटेल में नहीं गया हूँ। ठीक है, ये जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो है इसको मैंने डिस्कस किया है। जी बेटा। सर ये सवाल ये था कि आपने एक चीज कही कि गामा बेसिकली रेडिएशन है, इसीलिए ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, तो मतलब ये डिफरेंस क्यों है रेज और रेडिएशन में, उनकी पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंडेंट? यानी बेसिकली आप एक तरफ आपके पास पार्टिकल है, मैसिव पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास है तो उसको तो रोका जा सकता है ना, लेकिन जो रेडिएशन है, रेडिएशन तो मतलब उसका तो मास ना मतलब है ही नहीं तकरीबन। ठीक है, फोटॉन्स है, जस्ट सिंपली पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी तो इजीली पास थ्रू कर सकती है ना। आप जो लेट से हीलियम पार्टिकल, अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल का तो एक मास है, तो उसको तो आपने जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है, आपने एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दी, वो रुक जाएगी, बट जो एनर्जी जो है, एनर्जी तो पास हो जाएगी। एनर्जी कोई पार्टिकल तो नहीं है, यानी वो तो उसका तो मास भी नहीं है, वो तो जस्ट सिंपली पास हो सकती है। क्लियर है बेटा बात? जी सर। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चीज जो पीछे से रिलेटेड थी वो बेसिकली ये थी कि हम अक्सर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैटेगराइज करते हैं, ये फंडामेंटल है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो वो अगर आप चीज थोड़ी सी स्पेसिफाई कर दें। क्या चीज? मतलब हम जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि यार ये पार्टिकल जो है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है और क्यों होती है? मतलब ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी ये किसी भी एटम के अंदर मौजूद होंगे, लाजमी है। ये 3 पार्टिकल आपको हर एटम के अंदर मिलेंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम फंडामेंटल पार्टिकल, कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो
मतलब इनसे टूट के बन रहे होते हैं बाज़ औक़ात, या किसी दो पार्टिकल्स के मिलने से बन रहे होते हैं, तो दैट इज़ अदर थिंग। बट जो क्योंकि केमिस्ट्री में हमने सिर्फ डिस्कस करने फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके तीन ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन फिर इसमें जो प्रोटॉन है वो कहलाता है बेसिक पार्टिकल के जी। ये आप कह लें कि ये मतलब न्यूट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है, आयनिक फॉर्म में चला जाता है। बट प्रोटॉन जो है ये कभी भी चेंज नहीं होते, तो वो फिक्स्ड है। तो इसीलिए जब भी आप किसी मतलब रिलेटिव चार्ज की, रिलेटिव मास की बात करते हो, तो आप फिर इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन उसको कंपेयर कर रहे होते हो। क्लियर है बात? सर शायद मैं इस चीज को मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब तक याद आ रहा है इन तीनों में से किसी एक को एलिमेंट्री भी कहते हैं, कि एलिमेंट्री पार्टिकल है वो ये। बेसिकली प्रोटॉन ही है, आप उसको बेसिक पार्टिकल कह दो, एलिमेंट्री पार्टिकल कह दो, यानी एलिमेंट को इसी वजह से हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इसको आप एटॉमिक नंबर क्यों कह रहे हो, मतलब एटम का नंबर डिफाइन कर रहा है। ये हर एलिमेंट का डिफरेंट, यानी आप कह लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हर एटम के डिफरेंट है, किसी के भी सेम नहीं है। तो आप उसको बेसिक पार्टिकल कह दो या आप उसको एलिमेंटल पार्टिकल कह दो, वो एक ही बात है। ठीक है, प्रोटॉन जो है ये कम ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम जब भी हम एटम्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम एटम्स को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है जी। बाकी इसके अलावा और बेटा कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये जी? चले, तो ये हमने बात कर ली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हमारे हो गए। उसके अलावा हमने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये तो आपने जस्ट सिंपल थोड़ी सी थ्योरीज जो है वो डिस्कस कर ली, इसमें हमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़े हुए नहीं थे। ठीक है, अब हम बात स्टार्ट करेंगे अपनी एटॉमिक मॉडल्स की। ठीक है, कि एटॉमिक मॉडल्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, क्योंकि देखें वंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गॉट डिस्कवर्ड, ठीक है, इनकी डिस्कवरी के बाद जो अगला आप कह लें कि जो मरहला था वो ये कि एटम में पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड हुए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपने अब जस्टिफाई करना है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, प्रोटॉन की पोजीशन को, और फिर आपने उसको जस्टिफाई करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स के होते हुए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इन सारे पार्टिकल्स के एटम में होते हुए एटम स्टेबल किस तरीके से है, एटम टूटता क्यों नहीं है। कुछ एटम्स हैं जो टूटते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एटम्स जो हैं वो ब्रेक नहीं होते, स्टेबल हैं। तो जो स्टेबल एटम हैं, जो स्टेबल आप कह लें कि पार्टिकल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा, न्यूक्लियाइड, ये टर्म भी अक्सर यूज़ होती है, न्यूक्लियाइड जी। एनी आइडिया बेटा व्हाट इज़ अ न्यूक्लियाइड? जी, न्यूक्लियाइड बेसिकली पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियाइड बेसिकली हम कहते हैं एन एटम हुज इलेक्ट्रॉन्स, हुज एटॉमिक नंबर and atomic mass is known। ठीक है जी, an atom whose atomic number and atomic mass is known as nuclide। ठीक है, ये कहलाते हैं न्यूक्लियाइड। फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12, तो वी कैन कॉल इट न्यूक्लियाइड। बट आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि बिल्कुल नीचे कुछ आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो स्टिल अननोन हैं। ठीक है, या उन पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी वजह से उनको डिस्कस नहीं किया जाता। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं या ऐसे जो एटम्स हैं उनको हम न्यूक्लियाइड नहीं कह सकते। ठीक है, तो न्यूक्लियाइड सिंपली क्या है, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नोन है, सबका आप कह लें कि उस पर एग्रीमेंट है कि हाँ जी ये करेक्ट मास है, करेक्ट नंबर है, तो वो कहलाएंगे न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये जहन में रखिएगा, अभी याद आ गई मुझे वैसे ही, तो मैंने डिस्कस कर ली। अच्छा, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑल दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब जो, अच्छा एक मिनट,
ठीक है जी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, यानी कि आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक मरहला था, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे आते रहे, जिसमें से कुछ हमने देखने हैं, बहुत डिटेल में नहीं, जस्ट हम उनको ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम दैट वाज गिवन बाय थॉमसन, who discovered electron। ठीक है, तो थॉमसन gave his own model of atom in 1898 and he said that an atom possesses a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed। ठीक है जी, थॉमसन मॉडल क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से ही सेज कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज जो है इसने कहा कि बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा आप यूँ कह लें कि तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें आपको इस तरह से ये प्लम्स की तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जस्ट स्टार्ट के लिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि ये बिल्कुल अब मतलब इस मॉडल को देख के आप बता सकते हैं कि ये टोटली रॉन्ग मॉडल है। ठीक है, बट किसी टाइम के ऊपर इस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हम खैर इसको डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि जो इनिशियली जो मॉडल ऑफ एटम दिए गए वो कुछ इस किस्म के थे। तो दिस मॉडल वाज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मास ऑफ एन एटम इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि प्रोटॉन पूरे एटम में फैला हुआ है, तो इसका मतलब एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थॉमसन मॉडल जो है वो ऑल्दो कम्प्लीटली रॉन्ग था, बट दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ लुकिंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि जी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, जिसको हम फिर डिस्कस करते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है जी, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो कि आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बोर्ड में भी जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी डिटेल में है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। नाउ रदरफोर्ड जो है ये बेसिकली ही वाज द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, और इसने इसी मॉडल को जो है वो आगे असल में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था टू प्रूव दी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बट वो फिर बाद में एक नया अपना मॉडल जो है वो सामने लेकर आ गया, क्योंकि वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव हो गया। तो अब आई होप कि ये सबको क्लियर होगा कि क्या था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड द हिस्टोरिकल अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस वाज अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने बेसिकली क्या किया कि इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक किए, अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक सोर्स ली, लेट्स से दिस इज़ द सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इनको स्लिट में से गुजारा ताकि ये सब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें। दे वर ऑल दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स वर ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट इन सेम डायरेक्शन, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इसने बम्बार्ड किए किस पे, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, ही बम्बार्डेड अल्फ़ा particles on gold foil। ठीक है जी, अब मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि जी ये गोल्ड फॉइल पे ही क्यों इसने स्ट्राइक किए। ठीक है, मतलब ये कुछ हल्का एलिमेंट ले सकता था, एल्यूमिनियम ले सकता था, जो कि इजीली अवेलेबल है, एल्यूमिनियम फॉइल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आप में से कोई इसका जवाब देना चाहे, वाई ही यूज्ड गोल्ड फॉइल? जी बेटा। सर क्योंकि गोल्ड बेसिकली शायद प्योर होता है, इसी वजह से इम्प्योरिटीज नहीं होती। तो प्योर तो आप किसी को भी बना सकते हैं, एल्यूमिनियम प्योर नहीं होता। हाँ ये भी है जी। इसके अलावा बेटा और कोई आंसर किसी के जहन में कि गोल्ड ही क्यों यूज़ किया गया? इनर्ट, गोल्ड इज़ अनरिएक्टिव। ठीक है जी, एक तो रीज़न बिल्कुल करेक्ट है आपका कि गोल्ड जो है क्योंकि अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता, तो द मेजर रीज़न वाई ही सिलेक्टेड गोल्ड वाज कि मतलब गोल्ड जो है वो अनरिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता, एंड दैट्स वाई ही यूज़ गोल्ड। एंड अनदर रीज़न जो मुझे पढ़ने में आया और दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि बेसिकली गोल्ड फॉइल जो है मतलब इसको इसका आइडिया ये था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, और इसके जहन में ये था कि जी मुझे फॉइल ऐसी चाहिए जिसकी थिकनेस एक एटम की हो, एक एटम की थिकनेस हो। ठीक है, लेट्स से कि अगर सपोज वो ये सोच रहा था कि अगर मतलब जो थिकनेस है फॉइल की, अगर उसमें 3 या 4 या 5 एटम होते हैं, लेट्स से दिस इज द थिकनेस ऑफ फॉइल के 3 एटम हैं, ठीक है, लेट्स से
आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। इस थॉट के अगर ये थिकनेस एक से ज़्यादा एटम्स की होगी तो जब अल्फ़ा पार्टिकल आएंगे तो क्या होगा कि अगर ये लेट से यहाँ पे स्कैटर्ड हुए तो फिर अगला एटम उसको किसी और तरीके से करेगा, फिर अगला एटम किसी और तरीके से उसको डाइवर्ट करेगा। तो मतलब वो ये सोच रहा था कि फिर मुझे एक प्रॉपर जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ वो नहीं मिल सकेगा। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि जो मेरी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं दे जस्ट पास थ्रू वन एटम, सिर्फ एक एटम में से पास हो, उसके आगे कोई दूसरा एटम ना हो। एंड दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव, ठीक है। इतनी कम थिकनेस अचीव करना ये काफ़ी मुश्किल काम था, ठीक है। तो मेजर रीज़न था कि अनरिएक्टिव हो, एंड सेकेंडली ही वांटेड हिज लेयर के जो लेयर है उसकी थिकनेस एक एटम की हो, एंड फॉर दैट पर्पस ही नीड अ बिग एटम, उसको एक बड़ा एटम जो है वो रिक्वायर्ड था। एंड एल्यूमिनियम जो है ये बड़े एटम्स में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसका मास ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब एल्यूमिनियम फॉयल की थिकनेस, ऑल्दो आप सॉरी एल्यूमिनियम बोल रहे हो, एल्यूमिनियम फॉयल अगर वो यूज़ करता तो वो भी अनरिएक्टिव। आपको मालूम है एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेता क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, बट उसकी थिकनेस कम है। प्लस दैट ऑक्साइड की लेयर है वो भी जो है वो रिएक्शन जो आप कह लें कि जो रिजल्ट हैं उसमें अपना इफेक्ट डालती। तो दैट वाज द रीज़न वाई ही चोज गोल्ड फॉयल, अनरिएक्टिवनेस एंड सेकेंडली इट्स थिकनेस, ठीक है। यानी जो गोल्ड फॉयल थी इसकी थिकनेस सिर्फ एक एटम की थी, लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा थी बट थिकनेस सिर्फ एक एटम की थी। जी क्लियर है ये बात? अच्छा जी, तो ये आंसर में भी बात आ चुकी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये बात सबको कि वाई ही चोज गोल्ड फॉयल, ऑल्दो आंसर आप लोगों ने खुद ही दे दिए थे। आई होप सबको क्लियर हो गई है ये बात, ठीक है जी। तो अब उसके बाद इसने क्या किया कि ये पार्टिकल्स जो हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए, पार्टिकल्स ने आके हिट किया। आप सबको मालूम है, सबने पढ़ा हुआ ये एक्सपेरिमेंट कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू, ज़्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, ठीक है। और ये आप कह लें कि स्क्रीन है, ठीक है, ज़्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट गए, स्ट्रेट जाके हिट किया। बट कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि अपने पाथ से डाइवर्ट कर गए, ठीक है। लेट्स से ये पार्टिकल डाइवर्ट कर गया, ये पार्टिकल डाइवर्ट कर गया, ये पार्टिकल अच्छा खासा डाइवर्ट कर गया, और कुछ ऐसे थे जो रिवर्ट बैक हुए, वापस पीछे की तरफ आए, ठीक है। तो अब इसी को हम ज़रा जूम इन करके यहाँ देखते हैं, ठीक है। लेट्स से अब ये एक एटम है, इफ़ दिस इज़ अ सिंगल एटम ऑफ गोल्ड। अगर हम थॉमसन के मॉडल को करेक्ट मानते तो क्या होता? थॉमसन के मॉडल में तो चलें आप बताएं क्या होता, आपसे पूछता हूँ। जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, अगर हम उसको करेक्ट मान लें तो रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए था? जी बेटा। हाँ जी, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा? नो डिफ्लेक्शन, ऑल पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, ऑल पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। जी, और इसके अलावा कोई जवाब देना चाहे इसका, फिर डिस्कस करते हैं कि कौन सही है कौन गलत। जी बेटा सिद्रा, अगर हम प्लम पुडिंग मॉडल को करेक्ट माने तो फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में किस किस्म का आपको किस किस्म का आप कह लें कि हमें क्या मिलता है? क्या सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में चले जाते या सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते? जैसे ये दो डिफरेंट ओपिनियंस आए हैं, शायान कह रहे हैं कि नो डिफ्लेक्शन और ऑल पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। जी, कोई और जवाब नहीं दे रहा। डैनी, जी बेटा आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? डिफ्लेक्टेड, दे वुड डिफ्लेक्ट। मोइज, मोइज बेटा आप क्या कहोगे? ऑल पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड। जी बेटा
प्लम पुडिंग मॉडल से। हाँ जी, तो अगर प्लम पुडिंग मॉडल को करेक्ट माना जाता तो फिर तो मतलब पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है तो फिर तो ऑल द पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स वुड बी स्कैटर्ड, सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, इसने ये ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट 90% 95% पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू, कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। बट अगर हम प्लम पुडिंग मॉडल को करेक्ट मान लें, ठीक है, तो फिर तो 95% स्कैटर्ड होने चाहिए थे, क्योंकि पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता तो फिर तो स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती, बट स्कैटरिंग नहीं हुई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये अनडिफ्लेक्टेड गए। कुछ आप कह लें कि स्लाइटली डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे एंड कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, यानी पार्टिकल आया और टकरा के वापस चला गया, लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यानी कि जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आया, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में था, जब ये अभी हम रदरफोर्ड मॉडल की जो मतलब जो इसने पॉइंट्स दिए वो हम बात करते हैं, बट वो क्योंकि पूरा एटम खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस सेंटर में है, तो वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के सामने आया वो टकरा के वापस चला गया, लार्ज डिफ्लेक्शन। या जो न्यूक्लियस के करीब से गुजरा वो उसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन आई, या जो बहुत ही दूर से जा रहे थे तो उनमें किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, दे वेंट स्ट्रेट थ्रू। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था, ही सेड कि एटम हैज़ अ टाइनी डेंस सेंट्रल कोर और द न्यूक्लियस विच कंटेन प्रैक्टिकली द इंटायर मास ऑफ द एटम। ठीक है, ही सेड कि एटम का जो सेंटर है उसमें एटम का सारा मास मौजूद है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, एंड लीविंग द रेस्ट ऑफ द एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज लोकेटेड ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का जितना भी मास जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी रदरफोर्ड प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट हुआ है। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या है कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज लोकेटेड ऑन द न्यूक्लियस, while electrons were distributed in vacant spaces around it. The electrons are moving in orbits or closed circular path around the nucleus like planets around the sun. ठीक है जी, तो ये planetary model भी कहलाता है. This model is also known as planetary model of atom and also known as nuclear model of atom. ठीक है जी, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है ये तकरीबन इसने काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर किया, जैसे कि प्रोटॉन की पोजीशन। ठीक है, एट दैट टाइम न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, आप ये देख लें कि रदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल ऑफ एटम कब दिया है, 1911 में। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड हुए 1932 में। एंड दैट्स वाई रदरफोर्ड को ये चीज़ क्लियर थी कि जी प्रोटॉन अगर एक साथ इतने छोटे से हिस्से में मौजूद हैं, यानी हम इसको ये कहते हैं कि अगर हम प्रोटॉन को, अगर हम न्यूक्लियस को समझ लें कि न्यूक्लियस इज़ जस्ट लाइक अ फुटबॉल, तो एटम जो है वो एक फुटबॉल स्टेडियम के मुकाबले में जितना होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड को ये चीज़ क्लियर थी कि इतना छोटे आप कह लें कि एरिया में अगर सारे प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स है जो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रही है, जो इस न्यूक्लियस को तोड़ने नहीं दे रही, टूट नहीं रहा ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो रदरफोर्ड न्यू कि कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा है जो प्रोटॉन के साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि प्रोटॉन्स को होल्ड किए हुए है। प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल तो कर रहे होंगे, ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोटॉन रिपेल ना कर रहे हों, बट उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कोई पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ। फिर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो सामने आई, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट दिस वाज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वीकनेस क्या थी? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाज द एरा ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो जितने भी आप कह लें कि उस टाइम पे जो भी डिस्कवरीज हो रही थी, जो भी फिजिसिस्ट थे, दे वर ऑल बिलोंग टू क्लासिकल theories. तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स अराउंड एन अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि हमें ये मालूम है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल क्या कह रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि जी दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है एंड आप सबको ये चीज़ मालूम है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटिंग, बिकॉज एवरी टाइम इट्स पोजीशन इज चेंजिंग।
ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा होता है, फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है तो दैट मीन्स कि इट इज़ एक्सेलरेटिंग, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स अराउंड एन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, द फॉर्मर विल रेडिएट एनर्जी। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस, क्योंकि देखें थोड़ा सा इस बात को मैं और क्लियर कर दूं, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्यों इसने ये क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग, जो पहला इसका आइडिया था, इसके जहन में पहली बात ये आई थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, ठीक है। इनिशियली ही सेड, ये बाद में इसने चेंज किया था, बट इनिशियली ही सेड कि जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, जिस पर एतराज़ ये उठा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो न्यूक्लियस जो है वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और जब ये खींचेगा तो ये तो इसकी तरफ आके मिल जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो वाई दे आर नॉट कोलाइडिंग विद द न्यूक्लियस, देन ही सेड कि जी बेसिकली दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिस तरह से अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लग रही होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी आके टकराती नहीं है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड ऑल्दो अट्रैक्शंस की वजह से न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ है, बट ये इससे आके टकराती नहीं है। क्यों नहीं टकराते इलेक्ट्रॉन? बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है। तो अब एतराज़ ये उठाया गया कि इफ़ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट मीन्स दे आर लूजिंग एनर्जी। अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट करेगी तो दैट विल रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करेगी। एंड इफ़ एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी, इट्स स्पीड विल डिक्रीज एंड इट विल गो इनटू स्पाइरल मोशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एनर्जी में कमी आएगी, इट्स स्पीड विल डिक्रीज, एंड देन ये फिर सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ। ये स्पाइरल पाथ जो है फॉलो करेगा एंड अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट्स स्पीड विल डिक्रीज एंड इट विल गो इनटू स्पाइरल मोशन, फाइनली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। एंड ऐसा क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो कर रहा है, ये कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन किए हुए है? रदरफोर्ड वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। रदरफोर्ड जो है ये एट दैट टाइम ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग, एंड यानी ये तो एक मेजर डिफेक्ट था। द सेकेंड डिफेक्ट वॉज दिस मॉडल ऑफ एटम वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम गिवन बाय एटम्स। स्पेक्ट्रम को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो सनलाइट है फॉर एग्जांपल, यानी अगर कहीं से अगर कोई सोर्स कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज़ करती है तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। जैसे सनलाइट कंटिन्यूअसली आती है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है वो कल इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। और अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करती देन फिर उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर कोई सोर्स आप कह लें कि एक ब्रेक्स के बाद एनर्जी रिलीज़ कर रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही अगर किसी सोर्स से, तो द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सोर्स वुड बी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। तो एटम्स का जो स्पेक्ट्रम था दैट वाज डिसकंटिन्यूअस। और अगर रदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट माना जाए कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो फिर तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए था, बट स्पेक्ट्रम क्या आ रहा था? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दिस वॉज द अदर थिंग विच रदरफोर्ड वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन, एंड ड्यू टू दीज टू रिजेक्शंस ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट किया गया। एंड देन फिर उसके बाद नाइल बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो आता है, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें आपका, तो आप डिस्कस कर लें जी। जी बेटा क्लियर है? ठीक है जी। तो चलें, ये आज हमने जो है वो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास आपकी कल नहीं परसों होगी, ठीक है, यानी कि कल आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे, थर्सडे को हमारी क्लास वही जो इस तरह से सुबह 8 बजे है उसी तरीके से आपकी थर्सडे को क्लास होगी 8 बजे, ठीक है। और उसमें हम इंशाल्लाह ताला आगे
एटॉमिक मॉडल्स को अपने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में हम बोहर मॉडल कंप्लीट करें और उसके अलावा जो दूसरी थ्योरीज हैं वो भी कंप्लीट करें। तो इस वीक में हमें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस वीक में हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा आपका?